वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं टाइप वाइज मैथ का ये चौथा पार्ट है, जिसमें आपको लगभग 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाए जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपका आता है 5 मार्क्स में आता है, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम दो चर्स के समीकरण को बनाना चूँकि आप सीखे होंगे, तो यहाँ पे हम लैंग्वेज वाले प्रश्न को प्राथमिकता देते हुए आपके समक्ष रखे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ क्या है, कहता है दो संख्याओं का योग। पहले ध्यान रखें, दो संख्याओं का योग 35 है और उनका अंतर कितना है, 13 है। तो संख्या ज्ञात करें। देखिए, इसको एक तो यहाँ दो चर से बनाया गया है, एक हम इसे एक चर से भी बना सकते हैं। एक चर से बना सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर यहाँ से एक समीकरण बनाएं तो पहला संख्या मान लेते हैं x, तो चूंकि दोनों का योग कितना है, 35 है, तो एक हो जाएगा 35 माइनस x। अब क्या कह रहा है कि उनका अंतर, तो इसका अंतर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 35 माइनस x, इन दोनों का अंतर, मतलब ये बड़ी संख्या है, इन दोनों का अंतर कितना, 13। इसी को आप कैलकुलेट करके आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 35 अब प्लस x बराबर 13। x कितना हो गया, 2x। आई 35 उधर जाके जुट जाएगा ना, तो 13 और 35, 13 प्लस 35 कितना हो गया, 5 3 8, 3 1 4। तो x बराबर कितना हो गया, इतना बटा 2 यानी 24। यानी बड़ी संख्या कितना हो गया, 24। और दूसरी संख्या क्या होगा, 35 में से 24 घटा देंगे, ठीक है, तो 11। तो पहली संख्या 24, दूसरी संख्या, तो ये तो एक चर से बनाए। ठीक है, दो चर से कैसे बनाएंगे, तो दो चर से बनाने के लिए हम माना कि एक संख्या यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या मान लिए y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये प्रश्नानुसार यहाँ लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 35, चूँकि दोनों का योग 35 दिए हुए हैं, x माइनस वाई बराबर 13। ठीक है, दोनों का अंतर क्या दिए हुए हैं, 13। प्रतिस्थापन विधि लगाए हैं। इसको बनाने के 2-3 विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट से, चूँकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समीकरण फर्स्ट हम इसको माने हैं, तो समीकरण फर्स्ट से अगर हम x का मान निकालें तो y ये उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा 35 माइनस y। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान, चूँकि समीकरण फर्स्ट से निकाले हैं तो सेकंड में रखिए, और सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, x का मान किस में रखने पे, समीकरण सेकंड में रखने पे, तो जहाँ x है समीकरण सेकंड में, x के जगह पे क्या रख दिए, 35 माइनस y, और माइनस y तो ये पहले से ही था, माइनस 13। माइनस y कितना हो गया, माइनस 2y, और 35 माइनस 2y बराबर 13। ये माइनस 2y ई पट्टी छोड़ के इसको उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जरा सोचिए, 35 माइनस 13 माइनस 35 हो जाएगा, चूँकि ये प्लस में उधर जाके माइनस में, 13 में से 35 घट गया तो माइनस 22। तो आपका यहाँ पे माइनस 2 उधर चला जाएगा या कट जाएगा, तो 11 दूनी 22, माइनस से माइनस कट गया, 11 दूनी 22, तो y का मान कितना आ गया, 11। अब इस y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x प्लस y था ना, तो y के जगह पे कितना आ गया, 11। तो x प्लस 11 बराबर 35, तो ये प्लस 11 उधर जाके माइनस 11, तो 35 में से 11 घट गया था 24। इसका मतलब पहली संख्या जो x था वो 24 है और दूसरी संख्या जो y था वो 11 है। तो इस तरीके से आप दो संख्याओं वाला 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये ज़्यादा उलझाया हुआ नहीं है, ये सीधे सीधे 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपको बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इसी संख्या वाला में एक आता है 2 अंकों की संख्या। देखिए, वो था 2 संख्या, ये है 2 अंकों की संख्या। जैसे 2 अंकों की संख्या 10 से लेके 99 तक होता है, तो इसके बीच में कोई संख्या है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ होता है, एक इकाई होता है, एक दहाई होता है। अगर हम
मान लेते हैं इसके बीच का कोई संख्या 65 मान लेते हैं, तो 65 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 गुने 6 प्लस 5। अब यहाँ पे अगर 5 देखिएगा तो ये इकाई का अंक है और ये 6 देखिएगा दहाई का अंक है। तो इसको हम, चूँकि हमको तो पता नहीं कि वो 65 है, तो हम इकाई के अंक को x मान लिए और दहाई के अंक को y मान लिए, तो वो संख्या क्या लिखा जाएगा 10 गुने y, मतलब 10y अब प्लस x। कभी कभी ऐसे संख्याओं में संख्या का अंक पलट जाता है, तो मतलब x के जगह y हो जाएगा, y के जगह x, तो वो संख्या क्या हो जाएगा पलटने के बाद 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़, इतना चीज़ आपको जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो लगभग सब में आपको, जैसे ही 2 अंकों वाली संख्या, इतना चीज़ तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो माना कि इकाई का अंक कितना x और दहाई का अंक कितना y, इसी के हिसाब से हम संख्या क्या लिख सकते हैं 10y प्लस x, क्योंकि दहाई का अंक गुने 10 और प्लस x करते हैं तब वो संख्या ही आता है। तो वो संख्या क्या हो गया 10y प्लस x। जब पलटेंगे तो पलट जाएगा, मतलब x के जगह y और y के जगह x हो जाएगा, तो पलटी संख्या कितना हो जाएगा 10x प्लस y। अब क्वेश्चन के हिसाब से फिर चलते हैं, इतना काम तो आपको 2 अंकों की संख्या देखते ही कर देना है। ठीक है, कहता है उनके अंक के से प्राप्त, अंक बदलने से प्राप्त संख्या को जोड़ा जाए तो 110 होता है। देखिए, मतलब ये संख्या हो गया और ये पलटने के बाद संख्या हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 होता है। तो 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस y, दोनों को जोड़ला के बाद कितना होता है 110। अब देखिए 10y या 1y 11y हो जाएगा, 10x 1x 11x, दोनों में 11 कॉमन ले लिए और 11 से ही कट गया। ठीक है, तो 10 बार में कटा तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 10। आप समीकरण बनाने वक्त सोचिए कि यहाँ संक्षिप्त रूप में, जो अगर दोनों पट्टी कॉमन लेके काट रहा है उसको काट दीजिए, इससे आसान रहेगा। फिर दूसरा शर्त क्या कह रहा है, संख्या के अंकों में 6 का अंतर है। संख्या के अंकों में कितने का अंतर है 6 का है। तो 6 का है मतलब इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना है 6 है, तो 6 हो गया। अब देखिए, तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब इसके लिए हमने एक दूसरा विधि का प्रयोग यहाँ किए हैं, उसको बोलते हैं कौन सा विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, एक चर को समान गुणांक, तो यहाँ पे तो गुणांक समान पहले से ही है, उसको समान गुणांक करके जोड़ घटा के हम उसको खत्म कर देते हैं। तो अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, चूंकि यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है, तो ये खत्म हो जाएगा। बाई में से बाई, मतलब एक बाई में से एक बाई घट गया तो ये खत्म हो गया। तो ये एक एक्स और एक एक्स मिलके के एक्स हो गया 2x, और 10 और 6 16, तो 2 से कट गया तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब इस x का मान किसी में भी रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलती लिख दिया गया है थोड़ा सा, यहाँ बाई का मान नहीं रखने पे, किसका मान रखने पे x का मान, चूंकि लाए x का है तो बाई थोड़े रखेंगे, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे। तो समीकरण फर्स्ट क्या था x प्लस बाई बराबर 10, तो x के जगह पे 8 रख दिए, 8 प्लस बाई बराबर 10, 8 उधर चल गया तो 10 में से 8 गया तो बाई बराबर कितना हो गया 2। अब चूंकि संख्या ये तो इकाई दहाई मिला, ये इकाई मिला, ये दहाई मिला, संख्या कितना होगा, तो संख्या जो होगा वो होगा 14 ये 14 नहीं है 10 है, 10 बाई प्लस x, तो 10 गुने 8, ये गड़बड़ कर दिया गया है, बाई का मान तो 2 है ना, तो इधर वाला समझ लीजिए, इधर वाला इधर वाला इधर वाला है, उलट दिया गया है। क्योंकि x का मान 8 था तो यहाँ पे x वाला है ये। ठीक है, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा संख्या आंसर ये यहीं आएगा, बस यहाँ वाला यहाँ आएगा, आना चाहिए यहाँ वाला यहाँ। तो संख्या और दूसरी संख्या, तो एक संख्या 82 है, दूसरा संख्या उसी को पलटने पे 28 आया। तो इस तरीके से हमारा ऐसा क्वेश्चन बनता है। अगला आपको आता है भिन्न वाला पूछा जाता है। तो आपने अभी अभी देखा कि 2 संख्या दिया रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, और दूसरा 2 अंकों की संख्या दिया रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे, किसी भिन्न के अंश और हर का योग। देखिए पहले भिन्न वाले में समझ लीजिए, ये जो काला में लिखा है ये भिन्न वाला, जैसे ही प्रश्न देखिए इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो भिन्न का अंश x मान लिए, हर y मान लिए, तो भिन्न अंश बटा हर होता है, तो x बटा y हो गया। अब देखिए क्या क्या कह रहा है, कह रहा है अंश और हर का योग 12 है, तो अंश और हर का योग 12 है, मतलब x प्लस y बराबर 12 हो गया। ठीक है, दूसरा
यहाँ पे इसको सामान्य रूप में ऐसे x प्लस वाई, इसको उधर ले जाके -12 बराबर 0 लिख दिया गया है। पुनः फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि यदि हर में 3 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न कितना था, भिन्न तो x बट्टा वाई था, ठीक है। तो भिन्न के हर में 3 बढ़ा दिए तो +3 कर दिए, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो जब 1/2 हो जाता है तो इसका मतलब अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो इधर गुना हुआ तो 2x हो गया और 1 से गुना होगा तो y + 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबको एक साइड कर दिए तो 2x - y, अब ये प्लस वाला कितना हो जाएगा, -3। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया और ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। तो समीकरण सेकंड और फर्स्ट में यहाँ पे एक दूसरी विधि हम लोग लगाए हैं, वो विधि है ब्रज गुणन विधि। कौन सी विधि, ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि के लिए आपको थोड़ा सा सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो वो चीज़ सूत्र इस प्रकार से है, समीकरण ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पे समीकरण का इससे तुलना करेंगे तो समीकरण फर्स्ट में a1 का मान 1 हो गया, b1 का मान भी 1 हो गया और c1 का मान -12 हो गया। ये चीज़ यहाँ से 1 1 -12 और इसका हो गया 2 -1 और -3, 2 -1 -3। तो ABCD लिख दिए। यहाँ पे ये सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र को याद करना आसान है। आप पहले क्या कीजिएगा, ABC 1 1 1 2 2 2। अब सूत्र निकालना है, ठीक है। तो ऊपर जो लिखना है x बराबर, तो x का गुणांक को a कहते हैं, तो a को छोड़ दीजिए तो बच गया कौन, b वाला। तो BC, तो b गुना c क्या हो गया, BC, ठीक है, VC। अब देखिए इधर से 12 इधर से 21, तो ऊपर 12 21 माइनस हो गया। नीचे चूंकि अचर पद वाला लिखाता है, ठीक है, अचर पद लिखाता है, तो अचर पद C वाला को छोड़ दीजिए तो कौन हो गया, AB। तो AB तो 1 2 तो 12 माइनस 21 2 1, तो ठीक। तो x बराबर यही फार्मूला लिखा गया है। आप समझ गए होंगे कैसे फार्मूला बनता है, ठीक है। b का लिखना है तो b का ये खत्म कर दीजिए, b में मतलब y वाला के गुणांक को b कहते हैं, तो b को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, c, b के बाद c आता है ना, तो C1 A2 और C2 A1, तो वही चीज लिखा हुआ है C1 A2, ठीक है, A1। तो ये 12 12 लिखा हुआ है, इसको 12 12 के बजाय आप CA ही लिखिए तो ये 12 हो गया, यहाँ 21 हो जाएगा। आपको ऐसे याद करने में आसान रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ सबका मान रख दिए जो यहाँ पे था और उसको कैलकुलेट जैसे ही कीजिएगा आपका आंसर आ जाए। परंतु आपको तो भिन्न पूछ रहा है, तो अंश हो गया 5, तो हर हो गया y का मान 8। इसको गुना भागा करना है, केवल सरलीकरण करना है। आशा है ये सब आसानी से कर लीजिएगा, शुरुआत में ही बताया गया। अगर ये सब में भी दिक्कत है चिन्ह के गुना भागा में, तो आपको एक बेसिक 0 to हीरो लेवल 11 टाइप उसमें बताया गया है, जिसमें पूरा का पूरा जोड़ घटाव गुना भागा गुणनखंड ये सब बता दिया गया है। ज्यामिति के बेसिक उसी सब चीज़ बता दिया गया है। वो 11 वीडियोज आप देख लीजिए, उसके बाद कम से कम मैथ का बेसिक आपका खत्म एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये आ गया 5/8, वो भिन्न आ गया 5/8। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो आता है आयु वाला प्रश्न, ठीक है। किसका वाला, आयु वाला प्रश्न, ठीक है, आयु वाला प्रश्न। तो जैसे यहाँ पिता की आयु और पुत्र की आयु है, जब भी आयु वाला प्रश्न हो तो उसमें आप वर्तमान आयु मानिएगा। क्या मानिएगा, वर्तमान आयु। तो याद रखिए वर्तमान में जो आयु है अगर इससे आगे की बात कर रहा है तो उसमें जोड़ के हम आगे लेके जाएंगे। अगर पीछे की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, तो उसमें हम घटा के वर्तमान आयु में लेके जाएंगे। परंतु आयु वाले प्रश्न में मानेंगे हम वर्तमान आयु ही, ठीक है। तो जैसे पिता 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अभी जैसे ही आयु वाला है तो आप ये तो पता चल गया पिता और पुत्र का आयु की बात कर रहा है, तो हम मान लेंगे पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्या कर रहा है, 10 वर्ष
10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले पिता जो होगा x माइनस 10 बरस के होगा और पुत्र जो होगा y माइनस 10 बरस के होगा। तो 10 वर्ष पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 वर्ष पहले x माइनस 10 पिता होगा और पुत्र होगा y माइनस 10। अब कह रहा है 4 गुना था, पिता जो था 4 गुना था, तो पुत्र में 4 से गुना करेंगे तब ना पिता के बराबर होगा, तो इसीलिए इसको 4 से क्या कर दिया गया, गुना कर दिया गया। अब देखिए x माइनस 10 और यहाँ हो गया 4y और माइनस 10 चौ 40। अब y को इधर ले के आ गए तो ये हो गया x माइनस 4y और ये माइनस 10 उधर चल गया तो ये प्लस में जाएगा, तो माइनस 40 अब प्लस 10 घट के आ गया कितना, माइनस 30, और इसको हम समीकरण 1 नाम दे दिए। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद के लिए पुनः एक प्रश्नानुसार 10 वर्ष बाद, हमने बाद के लिए क्या बोला कि जोड़ेंगे, तो अभी अगर वो x बरस के है तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 बरस के, अगर उसका पुत्र 22 बरस के है तो 10 बरस बाद 22 प्लस 10 हो जाएगा, कितना गुना, 2 गुना, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तब बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा। अब इसको 2y को इधर कर दिए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2y और ये 10 उधर गया तो 20 में से 10 घट गया, ये समीकरण सेकंड। अब दोनों को एक अलग मेथड यहाँ पे और बताया गया है आपको, तुलनात्मक विधि। देखिए पहला प्रश्न बना है प्रतिस्थापन से, दूसरा विलोपन से, तीसरा बरज गुणन से, और चौथा प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं तुलनात्मक विधि। देखिए इसको भी आप उन तीनों मेथड से बना सकते हैं, एक विधि और सीख लीजिए। इसमें क्या करते हैं, दोनों समीकरणों से किसी एक चर का मान निकाल देते हैं, किसी एक चर का, दोनों से एक ही चर का। तो जैसे इससे भी अगर एक चर का निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4y माइनस 30, और दूसरे समीकरण से भी क्या हो जाएगा, x बराबर, तो ये उधर चला जाएगा तो प्लस, तो 10y। अब चूंकि ये भी x का मान है और ये भी x का मान है, तो इन दोनों को तुलना करेंगे तो ये दोनों बराबर लिख देंगे। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 यहाँ पे दे दिया गया है, को तुलना करने पे तो ये 4y माइनस 30 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 2y। अब यहाँ पे देखिए ये 2y अगर उधर भेज दिए तो ये माइनस में चल जाएगा, तो 4y माइनस 2y, और ये माइनस 30 को उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, प्लस 30, तो 10 और प्लस 30, 30 10 कितना हो गया, 40, और ये कितना हो गया, 2y, 2 दूनी मतलब 20 दूनी 40 कट गया, तो y का मान कितना हो गया, 20। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 4 में रख दिए, 1 2 3 4 किसी में रख दे सकते हैं। तो x बराबर 10 प्लस 2 गुना 20, तो 20 दूनी 40 और 10 50, तो पिता का उम्र हो गया 50 वर्ष, अब पुत्र का उम्र हो गया, और लास्ट में आप लिख दीजिएगा, अतः पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो आयु वाला को कैसे बनाते हैं ये आप अभी अभी समझ गए, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन में हमने अलग टाइप बताया और हर क्वेश्चन में हमने आपको अलग विधि बताया। जैसे पहला वाला आपको 2 संख्या वाला बताए जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन लगाए, दूसरा वाला 2 अंकों की संख्या वाला बताए जिसमें हम लोग विलोपन लगाए, तीसरा वाला आपको भिन्न बताया जिसमें हम लोग ब्रज गुणन लगाए, चौथा वाला आपको उम्र वाला बताया जिसमें हमने तुलनात्मक लगाया। अब ये एक और भी आता है टैक्सी भाड़ा वाला। तो विधि तो खत्म हो गया लगभग, अब हम लोग क्या करेंगे, टैक्सी भाड़ा वाला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक टैक्सी एक नगर में, नगर मतलब कोई शहर में, ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे आप गाड़ी किराया पे लेते हैं, तो किराया पे लेते हैं तो पहले गाड़ी का तेल लेता है, मतलब गाड़ी का भाड़ा लेता है, और फिर वो प्रति किलोमीटर तेल का भाड़ा लेता है, कि मतलब तेल कितना खर्च होगा उसका भाड़ा लेता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे एक नगर में टैक्सी के, तो एक होता है नियत भाड़ा जो टैक्सी का किराया है, और एक होता है प्रति किलोमीटर भाड़ा जो कि तेल का किराया है, कि तेल का पैसा जो लेगा ना वो है। तो इसमें 2 चीज़ें मानना पड़ता है, एक मानना पड़ता है नियत भाड़ा और एक मानना पड़ता है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यहाँ पे हम मान लिए कि नियत भाड़ा कितना है, x है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y है। तो देखिए जैसे ही आप गाड़ी पे बैठिएगा तो आपसे वो टिकट का पैसा ले लेगा, फिर आप जितना चलाइएगा, तो पहला आदमी कितना करता है, 10 किलोमीटर चलाता है और 105 रुपया देता है। तो ये तो गाड़ी का भाड़ा लिया, और 10 किलोमीटर चलाया तो तेल के भाड़ा लेगा, दोनों जोड़ेगा, ठीक है। तो कितना लिया, 105 रुपया। पुनः एक आदमी चलता है कितना, 15 किलोमीटर और 155 रुपया देता है।
तो 100 वो गाड़ी का भाड़ा लिया, इससे तो 15 किलोमीटर का लेगा ना, तो 15/, ठीक है, और ये हो गया 155। इसको हम विलोपन से ही बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक पहले से ही बराबर है, तो विलोपन विधि लगा दिए तो ये कितना हो गया, ये घटा दिए समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाने पे, तो घटाए तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये खत्म हो गया। 10 में से 15 घटेगा तो -5/, और इधर आ गया 50, ये कट गया 10 बार, तो 22 बराबर कितना हो गया 10। इसका मतलब प्रति किलोमीटर कितना ले रहा है वो 10 रुपया ले रहा है। आगे है बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, तो बाई का मान समीकरण जो फर्स्ट है यहाँ पे रख दिया, कितना 10, तो क्या हो गया x + 10 × 10 = 105, तो इसका मतलब नियत भाड़ा कितना था 5 रुपया, ठीक है। तो नियत भाड़ा 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया। परंतु इसमें एक और भी हिस्सा है, वो पूरा का पूरा हिस्सा आप देखिए, 25 किलोमीटर अगर चलता तो कितना, तो 25 किलोमीटर के लिए उसको पहले तो 25 × 10 रुपये के हिसाब से किलोमीटर का भाड़ा देवे पड़ेगा, और 5 रुपया नियत भाड़ा देवे पड़ेगा, तो टोटल उससे कितना लेगा 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपया लेगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ये सब क्वेश्चन कितने नंबर में पूछेगा 5 मार्क्स में पूछेगा आपसे नियत भाड़ा वाला, ठीक है। पूछ दिया तो आसान क्वेश्चन है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। आगे अगला धारा के अनुकूल, ये वाला सबसे ज्यादा पूछा गया है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल वाला प्रश्न इतनी बार पूछा गया है कि अगर 5 नंबर में समीकरण पूछता है तो ज्यादा आशा होती है कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल से ही प्रश्न पूछेगा। आगे तो इसमें आपको 2 चीजें माननी पड़ेगी, एक शांत जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, ये 2 चीजें। अगर अनुकूल जाएगा तो दोनों चाल जुट जाएगा, अगर प्रतिकूल जाएगा तो दोनों चाल घट जाएगा। तो कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल, तो देखिए मान लेते हैं स्थिर जल में तैरने की चाल कितना, आपको हमेशा मानना है स्थिर जल में, ठीक है, और दूसरा मानना है धारा की। अब धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा x + y, और धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगा x - y। पहला कंडीशंस में क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर चलता है 2 घंटा में, ठीक है, तो 20 किलोमीटर 2 घंटा में, तो दूरी बट्टा चाल करेंगे तो क्या होगा, समय आएगा, दूरी बट्टा चाल समय, तो ये हो गया 20 किलोमीटर बट्टा x + y बराबर कितना 2, 10 दूनी 20, यहाँ पे 1 हो गया, इसको तिरछा गुना कर दिए तो x + y बराबर कितना हो गया 10। ये समीकरण फर्स्ट, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार फिर क्या कहता है, प्रतिकूल जब चलता है 4 किलोमीटर ही चलता है 2 घंटा में, तो 4 किलोमीटर बट्टा चाल हो गया, क्योंकि प्रतिकूल चाल x - y होता है, बराबर 2, 2 दूनी 4, तिरछा गुना कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 1 रहेगा, 1 से गुना होगा, x - y बराबर 2। अब एक समीकरण ये आ गया, x + y बराबर 10, x - y बराबर 2, तो विलोपन विधि लगा दिए, तो x + y बराबर 10, x - y बराबर 2, ये 22 से 22 कट गया, x 2x बराबर 10 2 12, 6 दूनी 12, तो x बराबर 6, मतलब शांत जल में उसका चाल 6 है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे x + y बराबर 10, तो y का मान कितना हो गया 4, यानी धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल है 4 किलोमीटर और तैरने की चाल है 6 किलोमीटर, इसीलिए वो धारा के अनुकूल चलता है 10 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल चलता है 4 किलोमीटर। तो नाव धारा वाला, यहाँ पे एक है नाव वाला, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, जैसा अभी तैरने वाला था वैसा ही नाव वाला भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ मानेंगे, नाव का स्थिर जल में चाल और धारा के चाल, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा मतलब टफ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जो उलझा हुआ है, जो कि ज़्यादा बार पूछने की चांसेस है, कौची में 5 मार्क्स में पूछने के चांस ज़्यादा है। तो देखिए, एक नाव का 44 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, मतलब ये दोनों एक बार, और दूसरी दिशा में 10 घंटे में, और 13 घंटे में 55 किलोमीटर धारा की दिशा में और 40 किलोमीटर विपरीत दिशा में, तो 2 को शर्त मिल गया। अब इसमें क्या मानेंगे, नाव का स्थिर जल में चाल x किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल y किलोमीटर, अनुकूल चाल हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे, प्रतिकूल चाल दोनों को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन क्या कर रहा है, अनुकूल चल रहा है कितना 44 किलोमीटर,
एक्स प्लस बाई के स्पीड में चलेगा अनुकूल, और प्रतिकूल कितना चल रहा है 30 किलोमीटर, तो एक्स माइनस बाई के स्पीड में चलेगा। कितना चलेगा, एक्स माइनस बाई के स्पीड में चलेगा। अब दोनों मिला के कितना घंटा लेता है, 10 घंटा। तो ये दूरी बट्टा चाल, ये समय प्लस समय आएगा, ठीक है। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और वैसे ही 55 किलोमीटर और एक्स अनुकूल चला तो, और ये प्रतिकूल चला, दूसरे कंडीशन में 13 घंटा लेता है। अब इसको हम सोल्व करने के लिए सिखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत टेढ़ा मिल रहा है, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसी को मान लीजिए, कितने को, 1/x प्लस बाई को कोई दूसरा चर मान लीजिए, और 1/x प्लस बाई को दूसरा चर मान लीजिए। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना 1/x प्लस बाई बराबर u, क्या मान लिए, u, और 1/x माइनस बाई बराबर v। तो ये हो जाएगा कितना, ये 44 गुने एक्स प्लस वाई, तो इसको हम लिख देंगे 44u प्लस 30v बराबर 10, और इसको लिख देंगे 55u प्लस 40v बराबर 13, और वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे हमारा हो गया। अब इसको अथी करेंगे, मतलब आप समझ गए होंगे कि इसको विलोपन लगाए हैं। तो 3 और 4, 30 40 मान लीजिए, या 3 4 मान लीजिए, इन दोनों को काटने के लिए ऊपर हम 4 से गुना कर देते हैं और नीचे हम 3 से। तो ये अगर हम 4 से गुना किए समीकरण थर्ड को, जो कि नामकरण दिए हैं समीकरण थर्ड, तो यहाँ पे आप गुना करके आया और ये कट गया, तो इसका अंतर कितना आया, 11u, ठीक है। और ई पटी अंतर कितना आया, ये थोड़ा सा गड़बड़ किया गया है लगता है, नहीं 10 और 13 था भलू, तो उसको गुना किया गया तो 1 आया। तो u बराबर क्या हो गया, 1/11। अब u का मान हम रख दिए, तो मतलब किसी भी समीकरण में रख दिए, जैसे v वाला में, ठीक है। तो हमारा v का मान आ गया 1/5। अभी ये बना नहीं है, चूँकि हम u किसको माने थे, 1/x प्लस बाई को, तो इतना बराबर कितना रख दिए, 1/11। अब ये तिरछा गुना हो गया, तो हमारा कितना आ गया, x प्लस बाई बराबर 11, और दूसरा आ गया v का मान रख दिए 1/5, तो दूसरा आ गया x माइनस बाई बराबर 5। अब इन दोनों को सोल्व करके जो x का और y का आएगा विलोपन लगा के, ठीक, वो आएगा नाव की चाल और धारा की चाल। तो इस तरीके से आपका निकलता है नाव और धारा की चाल। अगला देखिए, अगला कहता है दो व्यक्तियों का आय का अनुपात वाला है, ये आय व्यय वाला, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं इस पार्ट में, ठीक है। तो देखिए आय का अनुपात, देखिए अनुपात वो चीज़ होता है जिसमें से कोई चीज़ कॉमन लिया गया है। तो मान लेंगे कि इसको में से x कॉमन लेवल गया है, तो आय हो जाएगा एगो का 9x, एगो का हो जाएगा 7x। और खर्च वाला में से मान लेते हैं बाई कॉमन लिया गया है, तो खर्च हो जाएगा ये कितना 4/, एगो का हो जाएगा 3/। दोनों का बचाता कितना है 2000, तो 9x माइनस 4/, तो कितना हो गया 2000, और 7x माइनस 3/, बराबर 2000। अब इसी को हम क्या करेंगे, विलोपन लगा दिए, तो x का मान जो भी आया वो बचत नहीं है, फिर y का मान कुछ आएगा विलोपन लगाने के बाद, ठीक है। आप खुद से भी ट्राई कीजिए, ठीक है। आप रोक के समझने की कोशिश कीजिए, सारा का सारा दूसरे से समझने से दिमाग नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो उनका आय क्या हो जाएगा, 9x है पहले वाले का, तो 9 गुने 2000, चूँकि x का मान कितना लाए हैं 2000, ठीक है, तो 18000, और दूसरे वाले का खर्चा जो हो जाएगा वो 4000 से गुना कर देंगे, आप समझ गए होंगे अब, ठीक है। आगे है ग्राफीय विधि से हल करना, ये तो पक्का पूछल जाता है, ऐसा होगा ही नहीं कि आप 10वां का एग्जाम देने जाएं और ग्राफीय विधि ना पूछे। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं, जो दिया गया समीकरण है वो आप लिख लीजिएगा। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको सारणी बनाना पड़ेगा। सारणी किस तरीके से बनाना है, जैसे दोनों समीकरणों को नाम दे दिए x प्लस इतना, तो इसमें से एक चर का समीकरण से सारणी, पहले समीकरण से सारणी बनाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2/, और y का मान आपको क्या करना है, अपने मर्जी से रखते जाना है। तो जैसे y का मान 0 रखे तो ये 0 हो गया, 6 में से 0 घटा 6, 3 रखे तो y का मान 3 रखे, 3 दूनी 6, 6 में से 6 हो गया तो 0 हो गया, यहाँ पे 2 रख दिए। मतलब ऐसा रखना है कि पूर्णांक में आए
और इन बिंदुओं को नाम दे दीजिए, जैसे ए बी सी, ताकि आसान रहेगा। तो इस प्रकार से, और इसका निर्देशांक क्या हो गया, एक्स वाले को पहले रखते हैं, वाई वाले को बाद में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6 0 0 3 2 2, ठीक है। इसी को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम ए बी सी बिंदु के तौर पे, और चूंकि ये रैखिक समीकरण है इसलिए इसका एक रेखा आएगा। दूसरा जो है, यहाँ पे दूसरे समीकरण में ये 4y उधर जाके प्लस 4y हो जाएगा, और ये 2x का जो 2 है वो बटा में चल गया। अब हम y का मान 0 रखें, तो 0 जैसे ही रखे खत्म हो गया, तो 12/2 तो 6 आ गया। यहाँ पे अगर देखिए हम -3 रखे, तो 4 तिया 12, 12 में से 12 गया तो 0, 0 बटा कुछ भी 0 हो गया। -1 रख दिए तो ऊपर आ गया 8, 8/2 तो कितना हो गया 4। तो इस तरीके से हमें बिंदु मिल गया। अब जो बिंदु मिला उसको आपको ग्राफ, देखिए आपके पास एक ही ग्राफ पेज दिया जाएगा एग्जाम में, एक ही ग्राफ पेज दिया जाएगा, दोबारा नहीं मिलता है, इसलिए इसे पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है, ताकि मिटा सकें। और कोशिश करनी है कि इसको एक बार में ही सही बनाएं एकदम बिल्कुल, भले थोड़ा सा शुरुआत में, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये 0 यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिखेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी बाई एक्स डैश, यहाँ पे x नीचे y डैश, और इन सारे बिंदुओं को दिखा रहे हैं। जैसे समीकरण फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया गया है, या चाहें तो आप समीकरण भी लिख सकते हैं। देखिए a क्या था 0 6 0, तो x का मान 6, अब y का मान 0, तो ये कहाँ होता है, ये x अक्ष पे ही होता है। 0 3, तो ये कहाँ होता है, y अक्ष पे होता है, ठीक है। 0 3, और 2 2, तो 2 2 कहीं इधर आएगा, इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो ये C बिंदु हो गया। इन तीनों को आप मिलाइएगा ना स्केल रख के, तो ये एक सरल रेखा आएगा, ठीक है। वैसे ही दूसरे वाले को, इसको नाम दे दिए थे ABC, और इसको नाम दे दिए थे DEF, वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है सारा चीज़। अब ये जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वो वहीं हमारा हल होता है, तो यहाँ लिख दीजिएगा हल बराबर x का मान 6 अब y का मान 0, ठीक है। x का मान 6 अब y का मान 0। देखिए एक चीज़ और भी आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि इसके द्वारा x अक्ष और y अक्ष के, मतलब y अक्ष और इस ग्राफ के समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। अब आधार देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, ठीक है, तो ये 3 से लेके -3 तक है, तो ई पटी आधार हो गया 6। ऊंचाई कितना है, इधर से इधर कितना है 6, तो 6 और गुना कितना 1/2, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो चूंकि क्षेत्रफल होता है वर्ग मात्रक में, तो इसको लिखेंगे वर्ग इकाई। तो इस तरीके से कभी कभी बहुत कम, केवल 1 साल पूछ दिया है क्षेत्रफल, बाकी किसी साल नहीं पूछा है। वह 2018 में पूछा था, मतलब उस साल सबसे खराब रिजल्ट माना जाता था, ठीक है। तो आपको इतना रिस्क, मतलब इतना जान लीजिए कि ये कैसे निकाला जाता है, परंतु आपको इतना ज़्यादा सीरियस इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये ग्राफ 5 नंबर में ज़रूर आता है, इसका आप कम से कम क्वेश्चन बैंक से कुछ ग्राफों की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो यहाँ से मतलब अभी जो आप पढ़ाए हैं इस पार्ट से आपको 2 क्वेश्चन पक्का आएगा 5 नंबर में, एक ग्राफ आएगा ही आएगा और एक समीकरण, ठीक। तो समीकरणों का तो आप प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कवर होगा, परंतु ग्राफ क्या है ना कि एक बार अगर आप सही से कॉपी पे घर पे बना लेते हैं तो एग्ज़ाम में बना लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर, चूँकि 5 नंबर के 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं। देखिए किसी का ऑब्जेक्टिव अब नहीं छूटता है, क्यों, क्योंकि 100 में 50 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी का 2 नंबर वाला भी बहुत कम छूटता है, क्यों, क्योंकि 30 में 15 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु 5 नंबर वाला छूटता है, क्यों, क्योंकि 8 में 4 बनाना बड़ी बात होता है। आपको पास 4 ही ऑप्शन है। लोगों को क्या लगता है जानते हैं कि 30 में एकरों में तो आधे बनाना है, नहीं। देखिए आप जब 15वां क्वेश्चन बना रहे हैं फिर भी आपके पास 16 चांस है, 15 को आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन बनाने वक्त भी आपके पास चॉइस के गो है कि 16 गो है, परंतु यहाँ पे अगर आप चौथा क्वेश्चन तो आप बाकी 4 को ऑप्शन और है, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है, चूंकि इसकी संख्या कम रहेगी। और यहाँ पे क्या है 50वां क्वेश्चन भी बना रहे हैं तो 50 गो और है आपके लिए, कि अगर 50वां क्वेश्चन भी बना रहे हैं तो 50 गो और है जिसको आप बना सकते थे, ठीक है। यहाँ पे 15वां बना रहे हैं तो 15 गो और है, परंतु यहाँ पे 4 गो और है जिसको आप बना सकते थे। इसलिए आप ग्राफ की प्रैक्टिस जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
2 मार्क्स में इससे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप खुद से प्रैक्टिस करें, ये लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं, आप रोक के बना सकते हैं। और देखिए 2018 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है यहाँ पे। तो आप ये सारे क्वेश्चन को रोक कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम समीकरण बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं जो जो पूछा गया है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। आप देखिएगा इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बताए हैं उसके अलावा और शायद ही कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे है। एक टॉपिक और बचा हुआ है 2 चर में, इसी को करने के साथ इस पार्ट को हम समाप्त करेंगे। देखिए 2 चर के रैखिक समीकरणों के हल के शर्त होते हैं। इसका 2 चर के समीकरण को बनाने के लिए आपको 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है। पहला समीकरण हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा हो गया a2x। तो इसका संगत बोलते हैं, जब हल होता है ना तो उसको संगत बोला जाता है, और जब हल नहीं होता उसको क्या बोला जाता है, असंगत बोला जाता है। संगत समीकरणों के हल होते हैं, असंगत समीकरणों के हल नहीं होते हैं। संगत समीकरण 2 टाइप के होते हैं, एक वो होता है जिसके अनंत हल होते हैं, उसको भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक वो होता है जो अविरोधी होता है, जिसके केवल और केवल एक हल होते हैं, ठीक है। असंगत को विरोधी कहते हैं, मतलब इसके कोई हल नहीं होते हैं। अब देखिए आश्रित में इसका जो अनुपात निकालिएगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसके दोनों के ग्राफ जो होंगे समपाती होंगे और इसके अनंत हल होगा। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तब वो प्रतिच्छेदी होंगे और केवल एक हल, एक अद्वितीय हल होगा। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 परंतु नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इसके ग्राफ समानांतर होंगे और इसके कोई हल नहीं होंगे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, तो एक एक क्वेश्चन हम इस पे देखिए, ये किसी एक पे ही फिट बैठेगा, बाकी सब में उलझन आ सकता है और उसी पे दिया जाता है। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इसका k का मान पूछ रहा है, किसके लिए, अनंत हल होने के लिए k का मान क्या होगा, अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा, कोई हल नहीं होने के लिए k का मान क्या होगा। तो अनंत हल के लिए निकाल रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे पहला, ठीक है। तो दोनों समीकरणों को 1 2 दे दिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का यहाँ से मान रख दिए। अब अनंत हल के लिए हमें पता है a1/a2 b1/b2 c1/c2 प्राप्त करना पड़ेगा, तो इसको हम निकाल लिए। यहाँ पे बराबर अभी मत दीजिएगा कि बराबर होगा कि नहीं, या तो दे सकते हैं। तो क्या हो गया 2/4 बराबर 3/k बराबर 5/10। अब इधर से आप अगर निकालिए, दोनों तरफ से वहीं आएगा, देखिए इधर वाले हिस्से से आप निकालिए तो क्या हो जाएगा 2k, 3 4 तिया 12, तो 2k बराबर 12, तो k बराबर 12/2 मतलब 6। इधर से भी वहीं आएगा अनंत हल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 10 तिया 30 और 5 तिया 5k तिरछा गुना कर दिए, 5 इधर आ गया, 6×5 30। तो अनंत हल होने के लिए k का मान क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इस तरीके से बनता है। यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, अद्वितीय हल होने का शर्त। तो अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखिए क्या है, तो a1/a2 2/4 नॉट इक्वल टू 3/k। तो ये 4 तिया 12 हो गया और 2k हो गया, नॉट इक्वल टू जैसा ही काम करते रहता है। तो 2 इधर आ गया तो 12/2 मतलब 6। यानी k का मान क्या नहीं होना चाहिए अद्वितीय हल होने के लिए, 6 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 6 हो जाएगा तो ये अनंत हल हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। कोई हल नहीं के लिए शर्त बताइए, ठीक है, कोई हल नहीं होने के लिए क्या शर्त है। तो ये क्या हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही बराबर है, ठीक है, ये तो पहले से ही बराबर है ना, तो ये संभव ही नहीं है। तो देखिए आप खुद सोचिए, यहाँ पे एक में आया क्या चीज, k बराबर 6, एक में आया क्या, k 6 के बराबर नहीं। क्या कभी ऐसा हो सकता है k 6 होना भी चाहिए, k 6 नहीं भी होना चाहिए, ठीक है। तो k का कोई ऐसा मान नहीं है जो समीकरण में कोई हल नहीं के शर्त का पालन करता है। और यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। तो आप तीनों शर्तों पे जांच कर सकते हैं। आगे के चैप्टर्स जो हैं वो हैं समानांतर श्रेणी, इसको भी इसी पार्ट में हम लोग कवर कर लेते हैं, जिससे अलजबरा क्या ये आखिरी टाइप है। और इस चीज़ को हम ज़्यादा नहीं इसमें डिफाइन करेंगे, क्योंकि इससे 2 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए एपी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें लगातार सारे क्रम होते हैं। जैसे कुछ संख्याएं आपको दिखाते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होता है उसके अगले क्रम का एक एक अंतर होता है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या भी एपी है।
इसको पूर्ण संख्या में बदल दिए, ये भी एपी है। पूर्णांक संख्या में बदल दिए, ये भी एपी है। ठीक है, पूर्णांक संख्या मतलब पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब अपने आप में एपी है। सम संख्या भी एपी है, 2 4 इनके क्रमिक अंतर क्या होता है। ठीक है, विषम संख्या 1 3 ये भी क्या है, ये सब एपी में है बाय डिफॉल्ट। परंतु ये कोई जरूरी नहीं कि इन्हीं सब संख्याओं में से दे, कोई अलग भी संख्या दे सकता है। ठीक है, जैसे एक हो गया 1, अगला हो गया 5, मतलब 4 जोड़ दिया, अगला हो गया 9। ठीक है, 4 4 आगे बढ़ रहा है, तो ये भी एक एपी है, क्योंकि इनके दो क्रमिक पदों का अंतर क्या है, समान है। तो उसी को अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। तो यहाँ पे एपी का प्रथम पद अगर ए है, दूसरा वाला उससे डी ज़्यादा, तीसरा वाला उससे फिर डी ज़्यादा, तो ऐसे करके ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। अब गौर से देखिए, पहला में एक भी डी नहीं, दूसरा में 1 डी, तीसरा में 2 डी, चौथे में 3 डी। तो वैसे ही एनवा पद अगर बात करेंगे तो उसमें एक कम डी रहेगा, मतलब n-1 डी रहेगा। रेखीय समीकरण जो भी होता है वो सब क्या होता है, रेखीय समीकरण। देखिए एपी में जैसे ऐसे कहीं दिया हुआ 6x + 5, क्या ये एपी है? हाँ, ये एपी है। जो भी रेखीय समीकरण में दिया रहेगा वो सब क्या रहेगा, एपी रहेगा। सम संख्या एपी होता है, विषम संख्या एपी होता है, अभाज्य संख्या एपी होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए एपी का सारा चीज़ निकालना है। यहाँ पे an बराबर दिया हुआ है 6n-1। तो देखिए an का मान दिया हुआ है 6n, तो इसमें आपको निकालना है a, मतलब प्रथम पद क्या होगा, d निकालना है, सार्व अंतर क्या होगा, an का मान क्या होगा, sn का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए AP का a1 है, तो an बराबर चूंकि 6n-1 है, तो हमारा a1 हो जाएगा 6 गुना 1, चूंकि n का मान 1 रखेंगे, 1 माइनस, तो 6 - 1 5। a2 हो जाएगा 6 × 2 - 1, तो 11। और इस तरीके से AP हो गया 5 11 17, ऐसे निकालते जाएंगे। तो प्रथम पद क्या हो गया, A मतलब 5 हो गया, D का मान 11 में से 5 घट गया तो कितना, 6। n पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा। देखिए n के जगह पे कोई संख्या दे देता कि पांचवा पद क्या होता, A5 क्या होगा, A6 क्या होगा। हमने यहाँ पे an सीधे निकाले हैं। देखिए an क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि an तो पहले दिया हुआ ही था, ठीक, उसी से तो निकाले हैं। तो देखिए वही वाला चीज़ आ जाता है कि नहीं। ए प्रथम पद को हम 5 रख दिए, कितना रख दिए, 5, n-1 इंटू 6 क्या हो गया 6n, अब -6 अब +5, ये घट के आ गया 1। आप देखिए ये इसी से शुरू हुए थे। अगर 5वां पद बोलता या 50वां पद बोलता तो हम क्या रखते, सीधे सीधे इसमें रखेंगे। 5 + 50वां पद बोल रहा है तो 49 हो जाएगा, 50 में से 1 घट के, और गुना क्या हो जाएगा 6, इसका जो मान होगा वो 5वां पद हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए SN पूछा है, आपको SN के जगह पे कुछ भी पूछ सकता था। तो SN जो होता है वो द्विघात समीकरण होता है, ये इतना ध्यान रखिए। SN क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो n/2 और 2a, मतलब a का मान 5 रख दिए, तो 2 × 5 + n-1 इंटू 6। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट किए तो ये गुना हो जाएगा, तो 6n - 6। अब यहाँ पे -6 10, तो ये हो गया +4, और यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन लेके काट दिए तो 2 से 2 कट गया। अब ये n × 3n + 2 हो गया, इसको गुना कर देंगे तो 3n² + 2n। तो इस प्रकार से SN का मान निकल गया। तो जो पूछ रहा था वो निकल गया। तो यही वाला चीज़ आपको इन सब पे भी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, जितना अच्छा से, चूँकि यहाँ फार्मूले को ही प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में क्या दिया रहेगा, वो पदों का योग दिया रहेगा, और रैखिक समीकरण में क्या दिया रहेगा, वो पदों की मतलब nवा पद दिया रहेगा। तो गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट से में आपका संख्यांकी प्रायिकता ये सब चीज़ है। तो इस पार्ट में इतना ही।